हाय एवरीवन। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का। इस चैप्टर से औसतन लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं हर साल, जो कि 5, 6 या 7 नंबर के हो सकते हैं। और नॉर्मली देखा गया कि एक नंबर के 2-3 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। हो सकता है कि इस बार 4 नंबर का भी आ जाए या 3 नंबर का ही रहे, बट 5-6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और आज हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि ये बहुत आसान होता है। आप भरोसा रखिए, जिनको भी मैथ्स में दिक्कत लगती है या फिर कॉन्फिडेंस नहीं आता है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है कि ये बहुत आसान होता है। अगर हम इस क्वेश्चंस को, जैसा मैं बार बार बोलता हूँ, विजुअलाइज कर पाएँ, अगर हम उनको ग्राफ के फॉर्म में देख पाएँ एक्स एंड वाई एक्सिस पे। जैसा कि चलिए मैं शुरू करता हूँ। और जैसा कि नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर किसी चीज़ को हम नंबर से डिनोट करते हैं। जैसे आप लॉन्ग किसी भी जगह को अगर धरती पे देखेंगे, किसी भी जगह को लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से डिनोट करते हैं। उसमें एक नंबर होती है ना, जैसे कि 23.625667 8 डिजिट तक जाता है, जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी हमें चाहिए। तो वो क्या होते हैं? उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अगर हम गूगल मैप की भी बात करते हैं, क्योंकि आप सब लोग स्मार्टफ़ोन यूज़ करते होंगे, गूगल मैप यूज़ करते होंगे, तो उसमें भी यही चीज़ है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, जिससे कि हम डिस्टेंस का पता कर पाते हैं कि हमें यहाँ से वहाँ जाना है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी उसी चीज़ को डिस्कस करता है, ठीक है? तो जैसा कि ग्राफ मैंने बना रखा है, ये वाई एक्सिस है, आपको पता है, ऊपर वर्टिकल, और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको बेसिकली मैं कोशिश करूँगा कि 4 से 5 मिनट में सारी थ्योरी समझा दूँ और कैसे क्वेश्चंस इनसे सॉल्व हो सकते हैं, वो मुझे मेरा यहाँ पे मेन मकसद है, मेरा मेन मोटिव है। देखिए, अगर कोई पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 से मैंने डिनोट किया है, कोई पॉइंट बी है जिसका x2 y2 से है, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या आएगा कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बता दो। कुछ नहीं करना है। जो थ्योरम, जो ये फॉर्मूला डिराइव होता है, वो इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के होता है कि 90 डिग्री है, तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के करते हैं। बट हम उसके डेरिवेशन पे नहीं जाते हैं, बिकॉज डेरिवेशन हमसे पूछने नहीं वाला है। तो हम बेसिकली, क्या फॉर्मूला आता है कि जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है और इसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है, उसको हम माइनस करके स्क्वायर कर लेते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट को माइनस करके उसको स्क्वायर रूट ले लेते हैं, वो हमारा डिस्टेंस। तो एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे कि ये 2 पॉइंट है, उनके बीच की डिस्टेंस बताओ कितनी है। या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा कि ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, कैसे? जैसे कि पॉइंट एक्स एक्सिस पे मान लो एक यहाँ है, एक इधर है और एक इधर है। अब बोलेगा कि इनके बीच का बताओ कि क्या ये आइसोस्केल्स ट्रायंगल है, स्केलेन ट्रायंगल है, इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल है तो सारे साइड्स बराबर होंगे, ठीक है? और अगर आइसोसेल्स है तो 2 साइड्स बराबर होंगे, ऐसा आ जाएगा, ठीक है? ये पहला पार्ट हुआ। और मैं बता दूं कि ये डिस्टेंस फार्मूला होता है, ठीक है? डिस्टेंस फार्मूला के अंदर ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये क्वालिफाई करता है, ठीक है? अब हम आते हैं दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या कहता है? इसको हम लोग सेक्शन फार्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में क्या होता है कि 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, ए बी सी, x1 y1, x2 y2, x3 y3। और मान लीजिए कि कोई पॉइंट बी है जो इंटरनली उसको m1 और m2 रेशियो में डिवाइड करता है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे कि m1 m2 की वैल्यू निकालिए, या m1:m2 की रेशियो निकालिए, m1 m2 की वैल्यू निकालिए, m1 m2 का रेशियो निकालिए, या फिर बोल दिया जाएगा कि x2 y2 कोऑर्डिनेट निकालिए, m1 y2 m1 m2 दिया हुआ है, ठीक है? अब क्या है, अगेन ये भी सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स है, हम इस चीज़ को निकाल सकते हैं, बट हम डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, वो भी आसान होता है। क्योंकि हम यहाँ पे मकसद है कि जो बोर्ड एग्जाम 26 में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो उसमें हम कैसे उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है। ये m1 m2 है ना, आप इसको ऐसे समझो कि ये मेरा एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ये एक स्ट्रेट लाइन में है। ये m1 और ये m2 रेशियो है। तो कुछ नहीं करना है। ये m1 जो रेशियो है ना, इसको इसको अगर हमें b का कोऑर्डिनेट्स निकालना है, जो कि x2 और y2 है, और c का है x3 y3, और a का है x1 y1। कुछ नहीं करना है। ये जो m1 है, m1 से अपोजिट जो कोऑर्डिनेट है x3 को मल्टीप्लाई कर देना है, और m2 से x1 को मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है, और m1 प्लस m2 के रेशियो से डिवाइड कर देना है। ये आप लोगों ने पहले भी इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ रखा होगा पिछले क्लासेस में,
ठीक है। उसी तरह y2 के लिए क्या करना है, m1 को y3 के कोऑर्डिनेट से, m2 यानी कि ये वाला रेशियो जो दूसरा आता है उसको y1 के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर देना, m1 प्लस m2 इसको डिवाइड कर देना है। अभी क्या होगा कि आप लोग बोलेंगे यार ये तो फॉर्मूला है, इसको रटना पड़ेगा, समझ में आ नहीं रहा है। तो इसको कैसे हम प्रैक्टिकली समझते हैं, ठीक है। इसको हम समझेंगे कि सेक्शन फॉर्मूला, पहले सेक्शन फॉर्मूला के क्वेश्चन करता हूँ क्योंकि शायद ये फॉर्मूला बड़ा आपको मुश्किल लगेगा, ठीक है। चलिए मैं ये ना ये ऊपर का ये ग्राफ मिटाता हूँ इसको, ठीक है। ये वाला मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला भी मिटा देते हैं, फॉर्मूला को रब करके भी हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और कमाल की बात है कि सिमिलर टाइप के ही ना क्वेश्चंस आ जाते हैं। इवन मैं डिस्टेंस वाले को भी मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैं रब कर देता हूँ इसको। कमाल की बात है कि लगभग सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन 3 नंबर के आ रहे हैं पिछले 3 सालों से, जो कि बहुत आसान होते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है, ठीक है। अब चलिए ब्लैक मार्कर यूज़ करते हैं, ब्लू से पढ़ाई हो गई। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है। उसमें से एक क्वेश्चन है जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी चांसेस हैं कि इस बार वो एग्ज़ाम में आएगा, 3 नंबर या 4 नंबर में, कुछ नहीं कर रहा है। पता है क्या कह रहा है? कहता है कि एक स्ट्रेट लाइन है, उसमें ये पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2 -2, ठीक है। और एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे है बी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है 2 -4, ठीक है। इसके बीच में एक पॉइंट P है, उसमें दिया हुआ है कि P इंटरनली डिवाइड करता है m1 m2 रेशियो में। और कमाल की बात है कि यहाँ इसका वैल्यू लिखा हुआ है, पता है कितना है? इसका वैल्यू है 3/7। कहता है कि AP बाय AB इज इक्वल टू 3/7, यानी कि अगर m1 m2 के फॉर्मूला में पुट करेंगे तो m1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। इस फॉर्मूला में जब आप पुट करेंगे तो आपको m2 की वैल्यू आ जाएगी 4 और m1 की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला नहीं है, बेसिकली है कि m1 प्लस m2 की वैल्यू टोटल इतनी आती है। AB की लेंथ क्या होगी? m1 प्लस m2 रेशियो में डिवाइड हो रहा है। अब अगर आप फॉर्मूला याद करेंगे ना जो मैंने बोला था, अब P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। मान लीजिए ये x और y है, ठीक है। तो x के कोऑर्डिनेट के लिए मैंने क्या बोला था? m1 मल्टीप्लाई होगा इस वाले से, यानी कि m1 इंटू 2 प्लस ये किससे मल्टीप्लाई होगा? इससे मल्टीप्लाई होगा m2 इंटू -2 अपॉन m1 प्लस m2। और y की वैल्यू कैसे निकलेगी? m1 इंटू -4 प्लस m2 इंटू -2 अपॉन m1 प्लस m2। मेरा बोर्ड शायद हिल रहा है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। m1 कितना था? 3 था, ये हो गया 6, और ये कितना था? 4, ये हो गया -8 अपॉन m1 प्लस m2 कितना हो गया? 7, इसकी वैल्यू -2/7। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? m1 की वैल्यू कितनी थी? 3, ये हो गया -12, और m2 की वैल्यू कितनी थी? 4, ये हो गया -8, और नीचे 7 है, तो ये हो गया -20/7। ये है सेक्शन फॉर्मूला और कुछ नहीं है, ठीक है। सॉल्व करने में 2-3 मिनट है, आप ऐसे लाइन बनाएंगे और कर देंगे। एक और चीज़ बताता हूँ, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा हो ना कि उसको सॉल्व कैसे करना है, तो उसको आप ग्राफ में बना लीजिए, मतलब XY एक्सिस बना लीजिए। आई थिंक ये काफ़ी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि m1 को दूसरे कोऑर्डिनेट से, जिस तरफ की साइड है उसको छोड़ के दूसरे वाले से मल्टीप्लाई कर देना है। और P से नहीं होगा, क्योंकि P तो इसको डिवाइड ही कर रहा है। हमें एंड वर्टिसेस चाहिए, जो एंड वाले वर्टिसेस होते हैं। m1 इधर इस वाले वर्टिसेस से, m2 इससे। और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं ना कि आप इसको जितना सॉल्व करेंगे ना, वो उतना आपको बहुत ही आसान लगेगा।
मतलब मैं क्यों बोल रहा हूँ, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसे तो कुछ बहुत भारी चैप्टर नहीं है, आप में से काफ़ी लोगों को समझ में भी आता होगा, लेकिन जिनके मन में थोड़ा सा भी डाउट है या जिनको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, उनको ये बिल्कुल करके जाना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत आसान होता है। अगर 5 नंबर आए, मान लीजिए 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन है, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, 3 नंबर का 1, तो 6 नंबर आपको बिल्कुल मतलब बहुत आसानी से आप मार्क ले सकते हैं और बहुत कम समय में। मतलब मुझे लगता है कि अगर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर के क्वेश्चन्स आते हैं ना, तो आप शायद 7-8 मिनट में आराम से 6 नंबर ले सकते हैं। जबकि यही आप कोई बड़ा क्वेश्चन 5 नंबर का बनाने जाएँगे, तो हो सकता है उसमें 8-9 मिनट लग सकते हैं या इससे ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ इक्विडिस्टेंस है, जैसे कि मैं इक्विडिस्टेंस का क्वेश्चन आ जाएगा कि मान लीजिए कि एक पॉइंट यहाँ है वर्टिसेस, एक यहाँ है, एक यहाँ है। पहले भी मैं बोला वीडियो की स्टार्टिंग में, तो बताइए कि ये इक्विडिस्टेंस है कि नहीं, ठीक है। मैं क्यों बोल रहा हूँ एक्स और वाई एक्सेस बनाने, एक्स और वाई बनाने के लिए, क्योंकि इससे ना आपको क्वेश्चन खुद ही थोड़ा क्लैरिटी ज़्यादा हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई क्वेश्चन में बोल दिया कि 0.2 - 3 है, ठीक है। ये आपको बता दूं कि y नीचे नेगेटिव होता है, ऊपर पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड में x नेगेटिव होता है और x राइट साइड में पॉजिटिव होता है। ये 4 क्वाड्रेंट बनते हैं ना, 1 2 3 4, ये आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, 1 2 3 4। तो x यहाँ पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, मतलब नीचे की तरफ होगा, और एक पॉइंट आता है 10 और माइनस y। मान लीजिए कि यहाँ पे 10 है, x पॉजिटिव होगा और माइनस y है, और यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट है कि 10 और कुछ z है, ठीक है, क्योंकि y पॉजिटिव है। तो देखना है कि क्या ये इक्वी डिस्टेंस है, कुछ नहीं करना है, वही डिस्टेंस फॉर्मूला जो कि बहुत आसान था, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो एक डिस्टेंस मान लीजिए ये आ जाती है, फिर ये निकाल लेंगे सिमिलर फॉर्म से ये, और उसको दिखा देंगे। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आप मतलब चाहें तो एनसीईआरटी के कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल 2-3 और अनसॉल्व कर लीजिए, और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम में जा सकते हैं। अगेन वही बात जो मैं बाकी वीडियोस में रिपीट करता हूँ, फिर यहाँ रिपीट करूँगा, मन में जो है ना वो डर निकाल देना है, ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं होगा या मैथ मुझे समझ में ही नहीं आता है। और जिनको भी ऐसा डाउट लग रहा है कि बोर्ड पेपर में क्या होगा, मेरे कितने नंबर आएंगे, क्या मैं पास भी करूँगा, मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो कि सोच रहे हैं कि मेरे 40 नंबर आ जाए, 50 आ जाए तो मैं पास कर जाऊँ। आप अगर सिस्टमेटिकली सब्जेक्ट वाइज, जो कि आने वाले वीडियोज़ में मैं डिस्कस करूँगा, सॉरी सिस्टमेटिकली चैप्टर वाइज नॉट सब्जेक्ट वाइज, अगर आप सोच लें, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री बहुत ईजी है, ठीक है। उसी तरह अलजेब्रा में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत ईजी हैं अलजेब्रा में, जहाँ से आप आसानी से नंबर मतलब ला सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। उसी तरह सर्कल्स में है, ट्राइंगल्स में है, ट्रिग्नोमेट्री में है, ठीक है। तो आप ऐसे 6-7 चैप्टर पकड़ लेंगे ना, जिसके आराम से 60 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और अगर आप उसमें से 60-70% भी सॉल्व करते हैं और बाकी में थोड़ा-थोड़ा भी सॉल्व करते हैं, तो आपके आराम से मतलब 50-55 नंबर आ सकते हैं, या मिनिमम 40 टू 50 के बीच में आ जाएँगे। ये शायद जो मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, ये उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो ऑलरेडी सोच रहे हैं कि मुझे 100 आउट ऑफ 100 लाना है, ठीक है। वो स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी मतलब उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, काफ़ी क्वेश्चन मेहनत की उन्होंने, और मतलब उनकी मैथ्स हमेशा से अच्छी स्ट्रॉन्ग पॉइंट रही है। लेकिन ये मैं बेसिकली मेरा मकसद उन स्टूडेंट्स को मतलब टारगेट करना है, ज़्यादा टारगेट मैं बोलूँगा उन तक पहुँचना है, जो कि मेरे वीडियोज़ से और मेरी जो स्ट्रैटेजी है, अप्रोच है, उससे उनको मदद मिल सके। तो आने वाले वीडियो में मुझे ऐसा लगता है कि प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चंस बहुत आसान आते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर के। और नॉर्मली मैं भी जब पढ़ा करता था 11th-12th में, तो मुझे प्रोबेबिलिटी मुश्किल लगती थी, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते थे, नहीं बनते थे। लेकिन फिर भी मैं उसको उतना ज़रूर बेसिक्स करके जाता था कि कोई ईज़ी क्वेश्चन है तो ना छूटे। तो इसीलिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं प्रोबेबिलिटी के कुछ ईज़ी कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँ, ताकि जो उससे 2 नंबर के, 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन है, 2 नंबर का कोई 1 क्वेश्चन आता है, तो वो ना छूटे। क्योंकि वो आपके सामने आएगा, आपको बनाने में, मैं सच बता रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आपको बनाने में 30 सेकंड लगेंगे, और आराम से आपके पास 1 नंबर, 2 नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो आने वाले वीडियो में प्रोबेबिलिटी डिस्कस करेंगे, और एक और चैप्टर छूट रहा है स्टैटिस्टिक्स, उसको भी हम टच करेंगे। थैंक यू।